हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रीथिंग इन प्लांट्स। हम इस वीडियो में मित्रों डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग इन एनिमल्स। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब मैं बता चुका हूँ, नॉर्मल जो गैसेस एक्सचेंज है जब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या हम बोले रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर और अपनी बॉडी के साथ, जो एक्सचेंज है इस गैसेस एक्सचेंज को हम ब्रीथिंग कहते हैं। मित्रों, एनिमल्स का जो ब्रीथिंग का जो है सिस्टम वो सब में अलग अलग है थोड़ा, मतलब जैसा एनिमल वैसा उसमें ब्रीथिंग करने के लिए सिस्टम दे दिया है। ठीक है ना मित्रों, जैसे आप देखोगे कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन जो लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते। वो जो ऑक्सीजन लेंगे वो उस ऑक्सीजन को लेंगे ड्यूरिंग ब्रीथिंग जो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो डायरेक्ट जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको एयर के साथ जब एयर को इनहेल करते हैं तो उसके साथ वो ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला जैसा एनिमल है वो उसके हिसाब से उसके अंदर ब्रीथिंग सिस्टम होगा। एक्वाटिक है तो एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन को लेंगे जो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लेंगे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से। ठीक है ना, तो इसलिए डिफरेंट एनिमल्स के अंदर हम डिफरेंट सिस्टम देखेंगे ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जितनी है उतनी डिजॉल्व्ड वाटर में नहीं होती, या ये बोलिए डिजॉल्व्ड वाटर में जो ऑक्सीजन है या डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो कम है कंपैरेटिव टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो आप क्या देखोगे, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो ब्रीथिंग करते हैं उनका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब वो जल्दी ब्रीथ करते हैं, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो उतना फास्टली ब्रीथ नहीं करते जितना कि एक्वाटिक एनिमल्स करते हैं। आप कभी फिश को देखिए, फिश कितनी जल्दी से अपना मुंह खोलती है ब्रीथ करने के लिए, वाटर को अंदर ले जाती है, मुंह के अंदर ले जाती है, फिर उसको भेजती है गिल्स में जाके वो फिर ऑक्सीजन वहाँ से ली जाती है, ऑक्सीजन को वहाँ से मतलब डिफ्यूज़ किया जाता है ब्लड के अंदर थ्रू गिल्स। ठीक है ना, एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर मैं बता रहा हूँ जैसे फिशेस हो गई। जबकि टेरेस्ट्रियल में आप देखोगे ब्रीथिंग रेट जो है वो इतना नहीं है, उतना हाई नहीं है जितना कि एक्वाटिक एनिमल्स में। कारण सिर्फ एक है कि एक्वाटिक एनिमल्स इसलिए फास्टर है ब्रीथिंग क्योंकि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो बहुत कम होती है कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसलिए दोनों में फ़र्क है ब्रीथिंग रेट में, एक्वाटिक एनिमल्स में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के ब्रीथिंग रेट में फ़र्क होता है। ठीक है जी, ये बातें तो मित्रों बड़ी सिंपल हैं, क्लियर हो जाती हैं। अब बात आती है कि ब्रीथिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं करते कैसे हैं या एक्वाटिक एनिमल्स करेंगे कैसे। देखिए, पहले आते हैं हम एक्वाटिक एनिमल्स पे आते हैं, सीधी सी बात, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल का थोड़ा सिंपल है कंपैरेटिव टू टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में जो डायग्राम बनाया है मैंने टेरेस्ट्रियल के लिए बनाया, जैसे ह्यूमन में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों होता क्या है, जैसे फिश है तो फिश क्या करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन वो पानी में रहती है, ये तो पता है, फिश है तो पानी में रहेगी। अब ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से तो ले नहीं सकती, तो वो जो ऑक्सीजन लेगी वो उस ऑक्सीजन को लेगी जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने माउथ के थ्रू पानी को अंदर लेती है और उस वाटर को, उस पानी को वो गिल्स को भेज देती है विद प्रेशर, एक प्रेशर के साथ वो गिल्स को भेज देगी उस वाटर को। गिल्स जो गिल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर देते हैं, पानी की ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर देते हैं उसके ब्लड में। अब ब्लड उसको डिफरेंट ऑर्गन्स की सेल्स तक या डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाता है ताकि उसकी
हर सेल को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, एनिमल के केस में देखेंगे, जो टेस्टियल एनिमल्स हैं उनके केस में देखेंगे उनमें क्या होता है। तो बात ये आती है, चलो जो भी सरफेस है, मतलब जो ब्रीथिंग होगा या जो प्रोसेस ब्रीथिंग का है, उसके लिए एक सरफेस एरिया चाहिए, उसके लिए एक सरफेस एरिया चाहिए, और ऐसा सरफेस एरिया चाहिए जिससे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सके, मतलब वो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। या मैं बोलूं, जो ऑर्गन हो उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, जिसमें से इजीली ऑक्सीजन वहाँ उस एरिया से डिफ्यूज होकर ब्लड में चली जाए। ठीक है, जैसे कि टेस्टियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखोगे मित्रों, जैसे ह्यूमन के अंदर लंग्स हैं, ठीक है, और आप देखोगे फिश के अंदर गिल्स हैं। तो ये क्या है, जो ये सरफेस होता है ना, जो ये ऑर्गन होता है, जो ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक हो या एक्वेटिक ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन को डिफ्यूज करता है ब्लड के अंदर। ये ऑर्गन्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, ये ऑर्गन्स मित्रों बड़े सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए ये ऑर्गन्स कभी भी बॉडी से बाहर नहीं होते। ये ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, या मैं बोलूँ इनको ब्रीथिंग ऑर्गन्स भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली तो ब्रीथिंग करते हैं, तो ब्रीथिंग ऑर्गन्स इनको आप बोलिए। जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए ये ऑर्गन्स कभी भी बॉडी से बाहर नहीं होते। ये ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं ताकि इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। अब जैसे हम ही को ले लीजिए, हमारे लंग्स कहाँ हैं? हमारे लंग्स हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर हैं और रिब्स के अंदर हैं। उसके बाहर रिब्स का केज है, पूरा केज है, एक रिब्स का जाल, मतलब बोले जाल में बंद है लंग्स हमारे। क्यों? बड़े सॉफ्ट बाहर होते तो क्या होता, कोई भी चलता फिरता, कोई घूंसा मार गया, फूट गया, दिक्कत हो जाती, ख़त्म, ऑर्गन ख़त्म। ठीक है, हम चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, कोई चीज़ टकरा गई तो समझ रहे हो ना, बाहर बॉडी से तो बड़ी दिक्कत हो जाती बॉडी से बाहर, क्योंकि बड़े नाजुक ऑर्गन हैं। इसीलिए क्या है, ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ताकि प्रॉपरली इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है मित्रों, तो हम बातें कर चुके हैं कि ऑर्गन्स में डिफरेंट ऑर्गन्स में देखेंगे हम, अगर डिफरेंट इकोसिस्टम के ऑर्गन्स हैं तो उनके अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग जो सिस्टम होगा वो अलग होगा। ठीक है, एक्वाटिक के अंदर अलग होगा, टेस्टियल के अंदर थोड़ा सिस्टम अलग होगा, ये सारी बातें। तो ठीक है मित्रों, अब हम ब्रीथिंग जो डिटेल में करेंगे वो करेंगे ह्यूमन के केस में। ह्यूमन के केस में ह्यूमन ब्रीथिंग कैसे करता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग में मैंने आपको बताया, जो ब्रीथिंग करेंगे, ब्रीथिंग में ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेते हैं और ब्लड में डिफ्यूज़ कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसको सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जनरेट करती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, होता ये है, जो एनिमल्स बड़े लार्ज हैं, वो सॉरी बड़े स्मॉल हैं, जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उनके अंदर तो डिफ्यूजन ही काफ़ी है, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए डिफ्यूजन ही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स साइज़ में बड़े हैं, जैसे हम हो गए, एलिफेंट हो गया और फिश हो गई, ये तो बड़े साइज़ के हैं। तो जिनका साइज़ बड़ा होता है ना मित्रों, वहाँ पर केवल डिफ्यूजन ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका बाहर भीतर आना जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ऑक्सीजन अंदर आएगी। ये डिपेंड करता है इनके पार्शियल प्रेशर पर, समझना बात, ये डिपेंड करता है इनके पार्शियल प्रेशर पर। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है हमारे लंग्स के प्रेशर से, तब तो एयर अंदर आ जाएगी, और अगर लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो लंग्स से एयर बाहर आएगी। ये हम बातें भी करने वाले हैं, कैसे वो देखिए आप। तो मित्रों, ये तो आपको पता है, हम जो ब्रीथिंग करते हैं वो नॉस्ट्रिल के थ्रू करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, नाक से भी लेते हैं। वैसे ये कहते हैं कि हमें सांस नाक से लेनी चाहिए, हमें ब्रीथ नाक से करना चाहिए,
ना कि मुंह खोल कर करना चाहिए, ठीक है ना। उसका कारण है, अगर मुंह से करेंगे हम ब्रीथिंग, मान लीजिए मुंह से कर रहे हैं, तो जो हम एयर ले रहे हैं वो फिल्टर नहीं हो पाएगी। हमने मुंह से सांस ली, सीधी गई, उसके अंदर डस्ट भी गया और कोई पैथोजन है वो भी गई, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। अगर नाक से हम सांस लेते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि नाक के अंदर होते हैं हेयर्स, बाल, नाक के अंदर बाल होते हैं। अब मान लीजिए हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो जब एयर को हम नाक से सांस लेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल है वो बाल, जो नाक के अंदर बाल होते हैं वो उनको रोक लेते हैं, वो उनको अंदर नहीं जाने देंगे हमारे अंदर। और दूसरी बात, नाक के अंदर म्यूकस बनता है, जो म्यूकस होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए या डस्ट हुई, उसको ट्रैप कर लेते हैं नाक के अंदर ही, और उसको आगे पैसेज में नहीं जाने देते, रास्ते में आगे नहीं जाने देते, उसको पहले ही रोक लेते। इसलिए कहा जाता है सांस लीजिए आप नाक से लीजिए, ना कि मुंह से लेना है, ठीक है मित्रों। नाक से हमने सांस ली, हमारी नेज़ल कैविटी से होते हुए वो सांस जो है, वो एयर जो है वो फेरिंग्स तक पहुंचती है, फेरिंग्स तक पहुंच गई, ठीक है। एक फेरिंग्स तक पहुंच गई, कॉमन पैसेज है, फूड के लिए भी है और आपका एयर के लिए भी है। फेरिंग्स से फिर जाएगी वो एयर लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये लैरिंग्स रहा, फेरिंग्स यहाँ होता है, कॉमन पैसेज होता है। और मित्रों जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया हमारे गले की तरफ, आगे की तरफ होती है, गले तक होती है ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, जिनको हम कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स का ये होता है कि ये ट्रैकिया को कलैप्स नहीं होने देती। जब सांस लेते हैं तो ट्रैकिया को कलैप्सिंग से बचाती हैं, कलैप्स नहीं होने देती जब एयर जाती है, इसलिए ये रिंग्स ये काम करती हैं, ठीक है। ट्रैकिया है, एयर नोस्ट्रिल से आई फेरिंग्स में, कॉमन पैसेज था फूड के लिए और एयर के लिए। तो जिस टाइम हम फूड को ले रहे होते हैं उस टाइम एपिग्लॉटिस कवर होता है लैरिंग्स पर, वो ढक जाता है, वो कवर कर लेता है ताकि फूड हमारे वो एयर पाइप में ना जाए, फूड पाइप में ही जाए। जो फूड है वो फूड पाइप में ही जाए, एयर पाइप में ना जाए। और कभी कभी गलती से मित्रों चला भी जाता है, आप देखते हो ना, कभी कभी चला भी जाता है। कई बार क्या होता है, हम किसी से बात कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं खाते टाइम, तो कई बार गलती से ऐसा होता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत चला जाता है। गलतियां तो मित्रों सबसे होती है, सीधी सी बात है, तो सिस्टम से भी हो जाती है एक आध बार। तो बहुत ज़ोर से खांसी आती है ना, बहुत ज़ोर से खांसी आती है, पानी पीते हो, ये लाओ वो खाओ, कमर पे हाथ मारते हैं, बच्चे हो जाए तो कमर पे हाथ मारते हैं, थपकी मारते हैं कमर पे ताकि जो अटक गया हो वो निकल जाए, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो समझिए, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आएगा, एयर आएगी। तो खाना खाते टाइम तो सीधी सी बात है, खाना जब हम ले रहे हैं फूड पाइप में तो एपिग्लॉटिस कवर हो जाता है, अदरवाइज एपिग्लॉटिस खुल जाता है जब खाना नहीं अगर हम ले रहे हैं तो, ठीक है। एयर आ गई लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स से मित्रों ट्रैकिया से होती हुई, ट्रैकिया के ऊपर देखिए कार्टिलेजिनस रिंग्स बनाई है मैंने, ब्लैक पेन से जो बनाई है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये ट्रैकिया को क्लैप्स होने से बचाती है, ये याद रखना, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। अब ये कार्टिलेजिनस रिंग जो ये है, जो ट्रैकिया जो है, मैंने लिखा है ट्रैकिया, जो ट्रैकिया है आगे ये दो पोर्शंस में बट जाता है, एक राइट लंग में चला जाता है, एक लेफ्ट लंग के अंदर चला जाता है, एक दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया। ये ट्रैकिया दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है आगे जाके, और इन डिवीजन को हम ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस, एक ये ब्रोंकस, दो ब्रोंकस बन जाते हैं, ट्रैकिया से बन गए दो ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस बन गए मित्रों, ब्रोंकस हो गए। अब ये ब्रोंकस लंग्स के अंदर पहुंचते हैं, जब पहुंचते पहुंचते मेन ब्रांच से और ब्रांचेस निकलती हैं, और ब्रांच से और ब्रांच निकलती हैं, और फाइनली टर्मिनेट होती हैं एल्वलाई के अंदर। एल्वलाई क्या है? एल्वलाई लंग्स के अंदर एक बैलून की जैसी स्ट्रक्चर होती है। देखिए जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब ब्रोंकस में बटी तो ब्रोंकस जाते जाते
ब्रोंकियोल में चेंज हो गई, इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं, और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स लास्ट में फाइनली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं। और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जब एयर भरती है, एयर जाती है तो ये फूल जाती है, और जब एयर निकल जाती है तो सिकुड़ जाती है। जैसे बैलून की हालत होती है मित्रों, बैलून में एयर भरोगे तो फूल जाएगा, बैलून से एयर निकलेगी तो सिकुड़ जाएगा, उसी तरह से इनकी हालत होती है। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। ये हार्ट है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। हार्ट स्लाइटली शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, ये दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। मैं साइड भी बता देता हूँ, फिर कंफ्यूज होंगे गुरुजी क्या है राइट लेफ्ट। लेफ्ट साइड में स्लाइटली शिफ्ट होता है हार्ट, ऐसा नहीं है कि टोटली लेफ्ट साइड में ही रखा है हार्ट, ऐसा नहीं है मतलब। लेफ्ट साइड ये समझिए, ये जैसे सेंटर है, सेंटर से स्लाइटली शिफ्ट रहता है लेफ्ट की तरफ, बस होता बीच में ही है, बस हल्का सा स्लाइटली शिफ्टेड रहता है लेफ्ट साइड की तरफ, इसलिए हम बोल देते हैं हार्ट को कि लेफ्ट में होता है। ये नहीं है कि पूरा के पूरा हार्ट ही लेफ्ट में रखा है, ऐसा नहीं है मित्र। सेंटर में होता है, स्लाइटली शिफ्ट रहता है लेफ्ट साइड की तरफ, इसलिए बोलते हैं हम हार्ट लेफ्ट साइड में है। देखिए लेफ्ट तो हार्ट हो गया मित्रों, रखा है इनके बीच में, लंग्स के बीच में हार्ट रखा है। अच्छा मित्रों, जो ये है ना लंग्स, इनके ऊपर जो होती हैं वो रिब्स होती हैं। रिब्स जैसे मैं इससे ब्लैक पेन से दिखाता हूँ आपको, रिब्स लगी होती है इस तरह से, रिब्स के केज में बंद रहता है, हार्ट भी बंद रहता है रिब्स के केज में, और यहाँ पे जो होता है आगे वो स्टर्नम होता है, आगे की तरफ जो है जिससे रिब्स जुड़ी होती हैं आगे वो स्टर्नम होता है। मतलब इस तरह से जो होता है जिससे रिब्स जुड़ी हुई हैं, दोनों लंग्स जो कवर किए हुए हैं रिब्स को, और वो रिब्स जो जुड़ी हुई हैं वो आगे फ्रंट में स्टर्नम होता है, उससे वो जुड़ी हुई होती हैं। तो रिब्स के केज में बंद हैं ये लंग्स। तो एक पर मैं नहीं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अगर इसको ढक दूंगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए एक पर मैं छोड़ देता हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड होता है। तो मित्रों आपने देखा कितनी प्रोटेक्शन है लंग्स को, लंग्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। देखिए बॉडी के अंदर है, रिब केज के अंदर है, आप किसी को ज़ोर से घूंसा मारो ना तो भी लंग्स तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि रिब केज उनको प्रोटेक्ट करता है। रिब केज नहीं होता, आप घूंसा लात मारते जाके सीधा लंग्स में लगता और बैलून फट जाता है ना, और मामला खराब। इसलिए प्रोटेक्शन होती है इसको। अब देखिए होता क्या है, कब ऑक्सीजन अंदर आती है और कब CO2 बाहर जाती है। मित्रों एक चीज़ याद रखना, ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 को बाहर निकलना इनके पार्शियल प्रेशर पर, कंपैरेटिव पार्शियल प्रेशर में बोलूँगा, कंपैरेटिव पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। कंपैरेटिव बोले तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर तब आएगी जब लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा गैसेस का। भाई किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ाने से एयर प्रेशर कम हो जाएगा उस चीज़ का, और अगर एयर प्रेशर लंग्स का कम है कंपैरेटिव टू एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है उसके कंपैरिजन में लंग्स का जब प्रेशर कम होगा तो एयर अंदर आएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है लंग्स के पार्शियल प्रेशर से, जो लंग्स के अंदर गैस हैं उनके पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा है, तो एयर अंदर आएगी। और जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो, जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो लंग्स से एयर बाहर आएगी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लंग्स के अंदर कब एयर आएगी और लंग्स से कब एयर बाहर जाएगी। अब देखिए होता कैसे, ये होता ऐसे है मित्रों, जब रिब केज, समझना बात को ध्यान से, फील करना, होता ये है जब रिब केज ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, जब रिब केज ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है और स्टर्नम अपवार्ड लिफ्ट होता है। अभी देखिए स्टर्नम ऐसे है,
तो जब रिब केस ऊपर की तरफ उठेगा तो हम देखेंगे जब ऊपर की तरफ रिब केस उठेगा तो जो ये डायाफ्राम है, ये जो डायाफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है, ऐसे ना होके ऐसे फ्लैट हो जाएगा। और जब डायाफ्राम फ्लैट होगा और रिब केस ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा, थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा। और जब थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मैंने बोला वॉल्यूम, ना कि प्रेशर। जब लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, अब लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर मारे हुए थी लंग्स पे, वॉल्यूम बढ़ने से उनका प्रेशर कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, कम हो जाएगा ना। और जब एयर प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो गया तो एयर कहाँ से कहाँ आएगी? तो एयर मित्रों हम देखेंगे एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जाएगी, मानते हो? नॉस्ट्रल से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया से होती हुई चली गई और फाइनली बैलून्स के अंदर चली जाती है, मतलब एल्वोलाई के अंदर चली जाती है। कब गई? ये तब गई जब डायाफ्राम स्ट्रेट हुआ, रिब्स लिफ्ट हुई, तो थोरैसिक कैविटी बढ़ गई और थोरैसिक कैविटी के बढ़ने से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स अपने आप को मतलब फैला लेती हैं, फैला लेंगी, जब फैला लेंगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अंदर का, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो गया लंग्स का और एटमॉस्फेयर का है ज़्यादा, तो सीधी सी बात है एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर चली जाएगी। बात आई समझ में? अब दूसरा केस देखते हैं। होता क्या है जब डायाफ्राम, जब डायाफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, जैसे ये डायाफ्राम है, जो डायाफ्राम जो है ये वाला जो रेड पेन से मैंने बनाया है, जब डायाफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए और रिब केस जो रिब्स लिफ्ट हुई थी वो भी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए, तो थोरैसिक कैविटी कम हो जाएगी, और जब थोरैसिक कैविटी कम हो जाएगी तो जो वॉल्यूम बढ़ाता लंग्स का वो उसको कम कर देंगे, कम कर देगी वो कैविटी। किसके वॉल्यूम को? लंग्स के वॉल्यूम को। और जब लंग्स के वॉल्यूम कम हो जाएगा तो लंग्स के अंदर जो एयर भरी थी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। भैया देखो यार, सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम कम हो गया तो एयर का जो प्रेशर है वो तो बढ़ जाएगा ना। अब जैसे ये रूम है फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मैंने फुली एयर भर दी फुल प्रेशर से, या सिलेंडर देखा होगा आपने, एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है फुल प्रेशर से, उस सिलेंडर की गैस को एक बहुत बड़े सिलेंडर में निकाल दो, बहुत बड़े वेसल में निकाल दो, तो अब खुद ही बताओ उस वेसल का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब ज़्यादा है, एक सिलेंडर को खिला दिए आप उस वेसल के अंदर, तो जितना प्रेशर गैस सिलेंडर में डाली दे रही थी, जितना गैस प्रेशर सिलेंडर के अंदर था, क्या गैस का प्रेशर उतना उस वेसल के अंदर होगा जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था? नहीं होगा ना, नहीं होगा। उसके अंदर इतना प्रेशर नहीं होगा गैस का जितना कि सिलेंडर के अंदर था। क्यों? क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम कम था और उस वेसल का वॉल्यूम ज़्यादा था। तो ज़्यादा वॉल्यूम में अगर गैस होगी तो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगी, प्रेशर नहीं होगा। अब लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो गया और गैस उतनी ही रही तो प्रेशर जनरेट होगा, और जब प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर कब जनरेट होगा? जब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर जनरेट होगा, और जब प्रेशर जनरेट होगा, एयर प्रेशर जनरेट होगा, तो एयर निकल के लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाएगी। ये है सिंपल एक फिजिकल वे कि किस तरह से एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और किस तरह से एयर हमारे लंग्स से निकलकर एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो केवल लंग्स के वॉल्यूम घटने या बढ़ने पर डिपेंड करता है, और लंग्स का वॉल्यूम घटना बढ़ना डिपेंड करता है रिब्स, डायाफ्राम एंड स्टर्नम की मूवमेंट पर। जब डायाफ्राम फ्लैट हो जाए और रिब्स लिफ्ट अप हो जाए, लिफ्ट अप ऊपर की तरफ लिफ्ट हो, रिब्स लिफ्ट अप हो, डायाफ्राम स्ट्रेट हो जाए, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ गया, और लंग्स का जब वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर क्या हो गया? कम, और जब एयर प्रेशर कम हो गया तो एयर एटमॉस्फेयर से आएगी अब लंग्स के अंदर। क्लियर है?
अब क्या हुआ, स्टर्नम जो फ्लैट था वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ये आ गया नॉर्मल पोजीशन में। जो रिब्स लिफ्ट अप हुई थी वो भी नॉर्मल पोजीशन में आ गई, ये आ गई नॉर्मल पोजीशन में। तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, कम। और जब थोरेसिक कैविटी कम हो जाएगी तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और जब लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और जब एयर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, एयर लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ लंग्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द एयर के, या एयर प्रेशर के। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो एयर प्रेशर कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम है तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एयर प्रेशर के, या मैं बोलूँ एयर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लंग वॉल्यूम के। अगर लंग्स वॉल्यूम बढ़ाओगे तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, और लंग्स वॉल्यूम घटाओगे तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब एयर प्रेशर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, एयर जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से निकलकर वहाँ जाएगी जहाँ प्रेशर कम है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है लंग्स के प्रेशर से, तो लंग्स से एयर निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का प्रेशर ज़्यादा है कंपैरेटिव टू लंग्स, तो एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर आएगी। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ये तो मित्रों आगे बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन कैसे जाए। तो मित्रों होता ये है, लंग्स की जो वाल्व्स होती है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। लंग्स के वाल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। और जब एयर इन एल्वेलाइज के अंदर चली जाती है, जब एयर इन एल्वेलाइज के अंदर भर जाती है तो एल्वेलाई फूल जाती है, और यहाँ से जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजेबल है। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत हाईली डिफ्यूजेबल होती है गैसेस के लिए, जिससे जो एयर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इजीली ब्लड के अंदर हो जाती है डिफ्यूज़। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली गई, और ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है। तो जाहिर सी बात है, जब ब्लड में डिफ्यूज़ हो गई और ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में है, तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन वो पहुँचाएगा। मानते हो इस बात को? तो ब्लड के अंदर एक चीज़ और होती है मित्र, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए या बाइंड करने के लिए ब्लड के पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड की सारी सेल्स के पास नहीं होता। ब्लड की जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वो हीमोग्लोबिन हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की। तो क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने के बाद ब्लड में है, वो आरबीसी ब्लड में है, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर गई। तो अब ब्लड मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, तो ब्लड मूव कर रहा है तो उसके अंदर ब्लड सेल भी मूव करेंगे। ब्लड में ही तो होती है ना आरबीसी, तो ब्लड सेल्स भी मूव करेंगे। तो ब्लड सेल्स मूव करेंगी तो हर सेल तक इस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। बात समझ में आई? अच्छा, वहाँ जब सेल को पहुंचा देती है तो सेल कर रही होती है रेस्पिरेशन, और सेल के अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है? ब्लड में। सेल में ऑक्सीजन क्या है? कम। तो ब्लड से ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाती है, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाएगी, डिफ्यूजन करती है। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो भी ऑक्सीजन थी वो उसने यूज़ कर ली रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन अब सेल के अंदर है नहीं। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है ज़्यादा, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन अभी अभी आया है ऑक्सीजन से बाइंड होके। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, सेल के अंदर है कम, तो ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन करेगी, हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ब्लड से चली जाती है सेल के अंदर। अब सेल की सिचुएशन क्या है? सेल की सिचुएशन ये है कि सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है,
क्योंकि भैया रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू कर रही है ना सेल, और रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है CO2। तो सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है लेकिन ब्लड के अंदर कम है। जब ब्लड के अंदर कम है तो सेल से CO2 ब्लड के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। और मित्रों एक बात और बताता हूँ, 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन की हेल्प से, बाकी 80 से मैं बोलूँ 75 से 80% बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर वो करती है डिजोल्व फॉर्म में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिजोल्व पावर है वो ज़्यादा है, बल्कि मैं 85 से 90% बोलिए, 85 से 90 बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आप परसेंट को छोड़िए, आप ये बोलिए ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर वो डिजोल्व फॉर्म में करती है। जो मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करेगी हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू, मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट करेगी हमारी बॉडी में वो डिजोल्व फॉर्म में करती है, ना कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिजोल्व पावर है वो ऑक्सीजन की डिजोल्व पावर से ज़्यादा होती है, इसीलिए वो डिजोल्व फॉर्म में आराम से मूव करती है। ऑक्सीजन लेकिन हीमोग्लोबिन से ज़्यादातर बाइंड होकर मूव करती है, ठीक है। ये भी क्यों जरूरी है ये भी बताता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है मित्रों, हमारी बॉडी लार्ज बॉडी है। अब लार्ज बॉडी है तो लंग्स से केवल ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर हर सेल तक तो पहुँच नहीं सकती, क्योंकि भाई हर सेल तो बहुत दूर दूर तक सेल बैठी है, लार्ज बॉडी है ना। तो डिफ्यूज़न तो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो इफेक्टिव है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डिफ्यूज़न जो है वो इफेक्टिव नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो इफेक्टिव है कि पास में ही कहीं जाना है तो डिफ्यूज़ हो जाए, लेकिन लंबी डिस्टेंस तक डिफ्यूज़न काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और होना चाहिए क्या, होता भी है। ब्लड है वो है सिस्टम। तो ऐसा चाहिए, लार्ज बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ऑक्सीजन को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके टू ए डिस्टेंट प्लेस, एक जो दूर है उस प्लेस तक एक ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह हो जाए। इसलिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए जो हमारे पास होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड हार्ट पढ़ेंगे, आएगा आगे लाइफ प्रोसेस में आता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है मित्रों। तो ये मामला था, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है मामला, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दो चीज़ें आपको रखनी है कि गैसेस कब अंदर आती हैं और कब बाहर जाती हैं। गैसेस का अंदर आना, लंग्स के अंदर आना और लंग्स से बाहर जाना डिपेंड करता है उनके प्रेशर पर, पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर पर जब उनका डिपेंड करता है, और पार्शियल प्रेशर कब कम होता है कब ज़्यादा होता है ये करता है उस ऑर्गन के वॉल्यूम पर डिपेंड, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैंने बोला वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, सॉरी घट जाएगा, सॉरी बिग सॉरी फॉर दैट। अगर वॉल्यूम उस ऑर्गन का ज़्यादा हो गया तो प्रेशर हो जाएगा कम, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, कम ज़्यादा कंपैरेटिव है, टर्म है, कम हो गया कब, जब वॉल्यूम बढ़ा ऑर्गन का। अब कम हो गया किसके कंपैरेटिव, एटमॉस्फेयर के। तो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आ जाएगी, क्योंकि अंदर का एयर प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक से, और एयर हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आएगी। यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरा केस ये है कि जब ऑर्गन का वॉल्यूम घट जाए, अगर ऑर्गन का वॉल्यूम घट गया तो वॉल्यूम घटेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा गैस का, और अगर प्रेशर बढ़ेगा गैस का किसके कंपैरेटिव, एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिव गैस का प्रेशर बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो गैस का तो एक सिस्टम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो अब गैस निकल के जाएगी लंग्स से एटमॉस्फेयर। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि लंग्स से ब्लड में कैसे जाती है ऑक्सीजन, तो वो जाएगी कि लंग्स से ब्लड में तो इजीली डिफ्यूज हो जाती है थ्रू दी मेम्ब्रेन।
जो मेम्ब्रेन है लंग्स की, उसको इजीली डिफ्यूज़ कर जाती है ऑक्सीजन, उसकी मेम्ब्रेन को। तो हाईली डिफ्यूजेबल होती है वो मेम्ब्रेन, क्योंकि उस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है। तो ब्लड वेसल्स में इजीली ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर हो गई, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो ब्लड सेल की आरबीसी के पास है, वो इजीली बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन को लेकर बॉडी में हर सेल को पहुंचा देगा ऑक्सीजन। ये लो जी, वहाँ भी सिंपल डिफ्यूजन काम करेगा। जब ब्लड जाएगा ऑक्सीजन को लेके तो होगा क्या, ब्लड के पास ऑक्सीजन कम है, सेल के पास ऑक्सीजन, वो ब्लड के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि अभी अभी लंग्स से लिए हैं, तो ब्लड के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, सेल के पास ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ भी मामला डिफ्यूजन का आ जाएगा। तो गैस ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से डिफ्यूज हो जाएगी सेल के अंदर। ठीक है, सेल ने रेस्पिरेशन किया था, तो सेल ने रेस्पिरेशन जब किया था तो इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी सेल के अंदर। लेकिन एक चीज़ बढ़ गई थी सेल के अंदर, वो था CO2 का लेवल। जब CO2 का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कम है, तो CO2 की मूवमेंट किधर से किधर होगी, सेल टू ब्लड, वो सेल से निकलकर आ जाएगी ब्लड में, और ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ तो करेगी बाइंड, वो बहुत कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर वो डिजॉल्व फॉर्म में ही रहेगी ब्लड में। तो ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट जो करेगी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में, वो बहुत कम तो करेगी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, और मोस्ट ऑफ करेगी डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड में कर रही है, ब्लड उसको लेके हार्ट तक जाएगा, हार्ट के अंदर राइट उसमें पहुंचेगा, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है ना, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स को पहुंचेगा ब्लड। वो आएगा सिस्टम, वो मैं बाद में बताऊंगा उसमें क्या मामला होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज़ और मित्रों, एक चीज़ और थोड़ा बता देता हूँ। जब आप एयर को लंग्स के अंदर लेते हैं और एयर डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि लंग्स हमारे बिल्कुल खाली हो जाते हैं, या हमने एयर जब अपने लंग्स से बाहर निकाली एटमॉस्फेयर के अंदर, तब भी ऐसा नहीं होता कि हमारे लंग्स बिल्कुल खाली हो गए, उसके अंदर कोई गैस नहीं है। ठीक है ना, लंग्स हमारे बिल्कुल कभी भी खाली नहीं होते। कभी आप सोचो कि गुरुजी हमने जब गैस ली, ऑक्सीजन ली अंदर, लंग्स हमारे भर गए और लंग्स से एयर हो गई ब्लड में डिफ्यूज, और लंग्स हमारे खाली हो गए, बिल्कुल पिचक गए, सुकड़ गए, ऐसा नहीं होता। या फिर सोचो कि गुरुजी जब हमने सांस छोड़ी, सांस बाहर निकाली, एटमॉस्फेयर में छोड़ी, तब भी हमारे लंग्स पिचक गई, सुकड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ऐसा भी नहीं होता। चाहे हम सांस छोड़ें या हम सांस लें या ऑक्सीजन डिफ्यूज करे ब्लड में, कुछ भी हो, लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम एयर का हमेशा बना रहता है, ताकि लंग्स की वाल्स आपस में कलेप्स ना कर जाएं, ताकि लंग्स की वाल्स आपस में कलेप्स ना कर जाएं। इसीलिए लंग्स के अंदर हमेशा कुछ एयर बनी रहती है, और उस एयर को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उस एयर को बोलेंगे हम रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। बॉटम लाइन ये है कि लंग्स के अंदर जो एयर बची रह जाती है, हमारे गैस को बाहर निकालने के बाद भी, हमने सांस छोड़ी, सांस पहले तो ली, उसके बाद छोड़ी, छोड़ने के बाद भी ऐसा नहीं है सारी एयर हमारे लंग्स से बाहर निकल गई ना, कुछ एयर हमारे लंग्स में फिर भी बचती है, ताकि लंग्स की वाल आपस में कलेप्स ना हो। और जो एयर बच जाती है लंग्स के अंदर, या जो बची रहती है लंग्स के अंदर, वाल्स को कलेप्सिंग से बचाने के लिए, उस एयर के वॉल्यूम को हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। उस एयर के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो मित्रों उम्मीद है टॉपिक तो बड़ा ही सिंपल सा था। देखिए, गैस का बाहर अंदर आना, बाहर निकलना तो बड़ा आसान था।
किस बात पर डिपेंड है, ये आपको बता दिया। वॉल्यूम पर, लंग्स के वॉल्यूम पर घटने बढ़ने पर, ठीक है। और लंग्स के वॉल्यूम का घटना बढ़ना किस बात पर डिपेंड है, वो इस बात पर डिपेंड है डायफ्राम और रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट पर। डायफ्राम, रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट पर डिपेंड है वो, ठीक है ना। डायफ्राम जब फ्लैट होता है, रिब्स लिफ्ट अप होती हैं, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो लंग्स भी बढ़ जाते हैं। और जब लंग्स बढ़ गए, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, तो एयर प्रेशर डाउन चला गया, और एयर प्रेशर डाउन चला गया तो एयर एटमॉस्फेयर से अंदर आ गई, ठीक है। डायफ्राम फ्लैट जो था, जो सीधा था, फ्लैट था, और रिब्स जो ऊपर उठी हुई थी, अब रिब्स नीचे की तरफ चली गई, डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में आ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया। लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर जो एयर थी उसका प्रेशर बढ़ गया, और जब प्रेशर बढ़ गया तो एयर अब लंग्स से बाहर चली गई। ये है सिंपल, आप खुद ही देखो ना। आप जितना हो सके मैक्सिमम सांस लेने की कोशिश करो। सीना फूल जाता है ना जैसे ही सांस लेते हो। अच्छा, आपसे मैं चलो ये कहता हूँ, ये नहीं कहता सांस लो, आपसे मैं कहता हूँ अपना सीना फुलाओ जितना फुला सकते हो। मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपना सीना फुलाइए जितना फुला सकते हो। फुलाओ, जरा दिखाओ फुला के कितना है किसका सीना। तो आप कैसे फुलाते हो, सांस को अंदर लेकर, अंदर ली ना सांस, ऐसे किया आपने। तो उस टाइम ये कब हुआ, ये तब हुआ जब आपकी रिब्स लिफ्ट अप हुई, स्टर्नम ऊपर की तरफ फ्लैट हुआ, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो एयर प्रेशर कम हुआ, तो एटमॉस्फेयर से एयर गई ना आपके अंदर, गई थी ना, ठीक है। अब सांस को छोड़िए, खैर छोड़ दी होगी पहले ही, मैं जानता हूँ वो तो बहुत पहले ही छोड़ दी होगी आपने, इतनी देर तक कहाँ टिक पाओगे मित्रों आप, ठीक है ना। हाँ, तो वो सांस छोड़ दी होगी पहले, ठीक है। जब छोड़ी थी तो सीना दबा था ना, मतलब जो रिब्स थी वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में गई, स्टर्नम नॉर्मल पोजीशन में आया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ। लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ तो एयर प्रेशर बढ़ा, और एयर प्रेशर बढ़ा तो सांस बाहर आई ना, ठीक है। तो मित्रों, दिस इज ऑल अबाउट ब्रीथिंग इन ह्यूमन, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है मित्रों, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको भी बताएं, मैं वो भी आपका डाउट क्लियर करूंगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो मित्रों, चीज़ें बायोलॉजी में बड़ी सिंपल है, कोई टफ वाली चीज़ है ही नहीं। बायोलॉजी मित्रों बताऊं तो आपको इस दुनिया की ना सबसे आसान सब्जेक्ट अगर कोई है, कोई मुझे लगता है तो वो मित्रों बायोलॉजी है। बायोलॉजी से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट मैं नहीं मानता इस दुनिया में कोई और हो सकता है। और जो मुझे लगता है ना भाई सबसे कठिन सब्जेक्ट, वो भैया हिंदी और मुझे एसएसटी लगती है भाई। इनसे तो मैं हाथ जोड़ जाता हूँ, हिंदी से तो खासकर सबसे कठिन, सबसे टफ सब्जेक्ट मुझे ये लगता है। और जो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है ना इस दुनिया के अंदर, अगर कोई सब्जेक्ट है जिसको रियल में बोला जा सकता है कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है, तो वो बायोलॉजी है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, बायोलॉजी मेरे साथ करते रहिए, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कराता रहूँगा, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।